टॉपिक का नाम है एसईओ। एसईओ मतलब इट इज द प्रोसेस ऑफ रैंकिंग आवर वेबसाइट, वेब पेजेस, ब्लॉग्स ऑन सर्च इंजन रिजल्ट पेज। हमें गूगल ने कुछ तो रूल्स एंड रेगुलेशन बना के दिए हुए हैं। दो टाइप्स, कितने टाइप्स के एसईओ होते हैं? टोटल 3 टाइप्स के एसईओ होते हैं। एक एसईओ जो होता है ऑन पेज एसईओ, दूसरा होता है ऑफ पेज एसईओ और तीसरा होता है टेक्निकल एसईओ। लेकिन ये करने के मेथड कितने हैं? मेथड मतलब अभी मान लो कि एक हमें क्या करना है, सब्जी बनानी है, बैंगन की सब्जी, तो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो क्या कर सकते हैं, ग्रेवी में से कर सकते हैं और दूसरा फ्राई कर सकते हैं। वैसे ही ये सीओ करने के मेथड्स भी अलग अलग है। तो यहाँ पे पहला मेथड जो है वो कौन सा मेथड है? व्हाइट हैट। दूसरा मेथड है ब्लैक हैट और तीसरा मेथड है ग्रे हैट। तो ये 3 तरीके से हम करें। पैसा भी कमाना है तो एक व्हाइट हैट मतलब मेहनत करके, दूसरा 2 नंबर करके, तीसरा उसका कॉम्बिनेशन करके। तो जब भी हम कोई भी एसईओ करते, कोई भी वेबसाइट को रैंकिंग करते, रैंकिंग 1 नंबर के पेज पे, तो हमें क्या करना है, पूरा गूगल का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो सिस्टम बना हुआ है, उसको फॉलो करना है। और फॉलो करके अगर हम रैंकिंग हो रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए खेलेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए हमें इफेक्ट उसका दिखाई देगा। लेकिन अगर आप कुछ गलत तरीके यूज करेंगे, गलत तरीके से लोगों को यहाँ पे अट्रैक्ट करेंगे और वेबसाइट को रैंकिंग करेंगे, तो कभी ना कभी जब गूगल को समझ में आएगा तो गूगल आपको डायरेक्ट ब्लॉक करता है। इसलिए हमें क्या करना है, पहले व्हाइट हैट एसईओ देखना है। व्हाइट हैट एसईओ का डेफिनेशन क्या होगा? वी नीड टू फॉलो ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन गिवन बाय गूगल। मतलब गूगल ऐसे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, मोर देन 200 प्लस रूल्स है, वो हमें वन बाय वन देखना है। तो अगर व्हाइट हैट एसईओ करना है तो गूगल ने पहले बोला है कि आप क्या करो, आपकी वेबसाइट की जो लेंथ होती है, वेबसाइट का जो कंटेंट होता है, वो हमेशा कंटेंट रैंकिंग होता है। कीवर्ड हम जब गूगल के ऊपर डालते हैं, जैसे कि मैंने बोला ये कीवर्ड है यन, या मैंने बोला स्टॉक मार्केट कोर्सेस, ये कीवर्ड है। तो यहाँ पे किसकी वेबसाइट कितने नंबर के ऊपर दिखने वाली है, ये कौन डिसाइड करता है? इंडेक्सिंग डिसाइड करता है। ये गूगल का स्क्रॉलर डिसाइड करता है। जब गूगल का स्क्रॉलर स्क्रॉल करता है और वो इंफॉर्मेशन को उठा के सर्वर में जाके फेंक देता है, और वहां पे सर्वर में बहुत सारे फोल्डर होते हैं, कितने सारे कंटेंट होंगे गूगल के सर्वर के अंदर। डिजिटल मार्केटिंग का होगा, डेटा साइंस का होगा, पीएचपी का होगा, इंजीनियरिंग का होगा, सिविल का होगा, बहुत सारे ऐसे मोर देन 5000 प्लस कैटेगरीज है। उतना सारा कंटेंट जनरेट होता है डेली। इंटरनेट के ऊपर कितने सारे कंटेंट्स आते होंगे। तो वो स्क्रॉलर का काम है बस स्क्रॉल करना और सर्वर के अंदर फेंक देना। और कहाँ पे फेंक देना, मान लो कि ये जो वेबसाइट है वो डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट है और कोर्स रिलेटेड है, तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स रिलेटेड वेबसाइट इंडिया में कितने होंगे? मोर देन 5 लाख वेबसाइट होगी। तो 5 लाख लोगों की वेबसाइट है, तो किसी का तो नंबर 1 होगा और किसी का तो नंबर 5 लाख होगा। तो किसको कितना नंबर देना है, इंफॉर्मेशन स्कैन करके गूगल के सर्वर पे डालने का काम होता है स्क्रॉलर का, और उसको नंबर देने का काम होता है इंडेक्सिंग का। इंडेक्सिंग मतलब जैसे नोटबुक में 1 2 3 4 होता है ना, वैसे ही इंडेक्सिंग का काम होता है। 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर देते हैं। तो मान लो कि एक गूगल, हमने एक कंटेंट लिखा, अभी मेरी वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर कुछ भी कंटेंट मैंने लिखा, और वो कंटेंट अगर गूगल के स्क्रॉलर में उसको स्क्रॉल ही नहीं किया, गूगल ने वो पढ़ा ही नहीं है, तो वो सर्वर में स्टोर होगा क्या? नहीं होगा। जब तक गूगल का स्क्रॉलर हमारे वेबसाइट के अंदर ऊपर विजिट नहीं करता, तब तक हमारी वेबसाइट रैंकिंग नहीं होती। तो अभी मान लो कि मैंने एक ब्लॉग लिखा है, पहले ब्लॉग भी रैंकिंग करना है या वेबसाइट रैंकिंग करना है, उसको भी एसईओ बोल सकते हैं। तो मेथड भी आपको समझ में आएंगे। तीन मेथड यूज करना है, व्हाइट हैट, ब्लैक हैट, ग्रे हैट। पहले हम देखेंगे व्हाइट हैट। ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ, इनके क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं। ऑन पेज एसईओ 70% इंपॉर्टेंट है, ऑफ पेज एसईओ 25% है, और टेक्निकल एसईओ कितना इंपॉर्टेंट है? 5% इंपॉर्टेंट है। तो ऑन पेज एसईओ में सिर्फ आता है टाइटल, डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन, इमेज ऑप्टिमाइजेशन और अल्ट टैग। अल्ट टैग मतलब इमेज को नाम देना। गूगल को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? गूगल को एचटीएमएल और पिक्सल लैंग्वेज समझ में आते हैं। पिक्सल किस में मेजर, इमेज किस में मेजर किया जाता है? पिक्सल को। अभी मान लो कि ये जो ट्रेडिंग वर्ड है, तो इसको भी गूगल का पिक्सल क्या करेगा, जो दूसरा स्क्रॉलर है वो इमेज में कन्वर्ट करेगा और उसकी लेंथ कितनी है वो दिखेगा। अगर कोई भी वेबसाइट आपको रैंकिंग करना है, अभी ये क्या है, ऊपर वाला हेडलाइन है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी? ये पहली हेडलाइन है और ये दूसरी हेडलाइन है। तो हमेशा याद रखो कि जब भी गूगल का कोई भी रैंकिंग होता है ना, ये भी है, इसकी रैंकिंग, इसमें कितने हेडलाइन है? 3 हेडलाइन है। जब डैश शुरू होता है तो उसको हेडलाइन। अभी एक ये सीओ का रिजल्ट देखते हैं। ए एनएसई इंडिया है, इसका हेडलाइन क्या है?
और ये 30 के ऊपर ही होता, 30 के ऊपर नहीं होता। हेडलाइन कितना होता है, 30 to 50 कैरेक्टर। और ये जो नीचे लिखा हुआ है वो कितना होता है, ये मेटा डिस्क्रिप्शन है, ये सिर्फ 90 कैरेक्टर का होता है। और 90 कैरेक्टर के डिस्क्रिप्शन जो होता है 90 कैरेक्टर, 90 के ऊपर गया तो यहाँ पे डॉट डॉट दिख रहा है क्या, ये ऊपर गया हुआ है, यहाँ पे ऊपर गया है क्या, यहाँ पे बेस्ट स्टॉक मार्केट कोर्सेज ऑनलाइन सर्टिफिकेशन 2024, ये क्या है, हेडलाइन है। तो हेडलाइन की लेंथ हमेशा 30 to 50 कैरेक्टर होते हैं, उसमें बिजनेस का भी नाम होना चाहिए। और नीचे जो होता है ये क्या होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, वो कितना कैरेक्टर का होता है, 90 कैरेक्टर का होता है। तो जब मान लो कि यहाँ पे क्लिक करना है क्या नहीं करना, ये हमारे टाइटल और डिस्क्रिप्शन के ऊपर ही डिपेंडेंट होगा, ये टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड होगा। यहाँ पे आई कैचिंग एंड अट्रैक्टिव अगर आप हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन डालेंगे तो ही आपका यहाँ पे क्लिक थ्रू रेट बढ़ेगा, सीटीआर बढ़ेगा। क्लिक थ्रू रेट मतलब सीटीआर बढ़ेगा। अगर आप यहाँ पे अट्रैक्टिव आई कैचिंग अगर हेडलाइन नहीं डालेंगे तो कोई भी फायदा नहीं। समझ में आ गया। एक जगह पे लिखा है एडमिशन ओपन फॉर डिजिटल मार्केटिंग, लर्न फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट, और दूसरी जगह पे लिखा है लर्न डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड ट्रेनिंग सेंटर एंड 100% प्लेसमेंट गारंटी। आप कहाँ पे क्लिक करोगे, दो नंबर के ऊपर क्लिक, भले वो नीचे दिखता होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आपका अटेंशन वहां पे जाता है 100% प्लेसमेंट गारंटी के ऊपर, इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन, इमेज ऑप्टिमाइजेशन और H1 to H6 टैग, ये अगर 6 चीजें अगर आपको आ गई डालने के लिए तो आपका ऑन पेज एसईओ खत्म हो गया। ऑन पेज एसईओ एग्जीक्यूटिव को ज्यादा काम नहीं होता, बस टाइटल डिस्क्रिप्शन में जो सबसे ज्यादा लोग सर्च किया जाता होता है कीवर्ड है वो हमें टाइटल में डालना है, और में डिस्क्रिप्शन में कौन सा डालना है, जो सेकंड वाला नंबर वाला कीवर्ड है, और थर्ड में क्या डालना है, मेटा डिस्क्रिप्शन, और H1 H4 में क्या डालना है, उसके नीचे वाले कीवर्ड। तो हम थोड़ा देखेंगे, कैसे देखेंगे। हेलो, नाही ना, आत्ता बघा ना, लेट झालं तरी चालेल। बरं ठीक, नाही नाही 9-10 तुम्ही वाटलेस तर आत्ता या। बरं ठीक आहे, ठीक आहे, मी कॉल करू। चला, ठीक है। तो ये वेबसाइट है, इसको रैंकिंग करना है तो पहला रूल्स गूगल ने किया, हम क्या देख रहे हैं, व्हाइट हैट एसईओ। पहली चीज तो सर ने बताया कि उसका लोडिंग टाइम कितना होना चाहिए, 3 सेकंड होना चाहिए, और उसका यूजर फ्रेंडली यूआरएल, इसको बोलते हैं यूआरएल। उसका लोडिंग टाइम 3 सेकंड है क्या नहीं, वो कैसे चेक करना है, पिंग डाउन, पिंग, यहाँ पे क्लिक करो, पिंग डाउन से चेक करो। और दूसरा उसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन कितना होना चाहिए, 30 to 50, और मेटा डिस्क्रिप्शन 157 to 168, और डिस्क्रिप्शन उसका कितना होना चाहिए, 90 कैरेक्टर। वो है क्या नहीं, वो हम चेक करेंगे, अगर नहीं है तो कुछ तो गलत है। समझ में आया। और यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है प्रॉपर आशिया, और यहाँ पे स्टार्ट करना है। आपका लोडिंग टाइम यहाँ पे मेजर होगा, लोडिंग टाइम कितना होगा, 3 सेकंड के अगर नीचे है तो हम रैंकिंग होने के लिए एलिजिबल है। आगे एक टॉप एक मतलब हमारा रोल जो गूगल ने दिया था वो कवर हो गया। अभी देखेंगे, थोड़ा रिजल्ट आने के लिए टाइम लगता है। यहाँ पे देखो कितना, 9 8 9 20 मिली सेकंड है, 8 9 20 मिली सेकंड, 8 9 20 मिली सेकंड मतलब 3 सेकंड से भी कम है। तो बहुत फास्ट है हमारी वेबसाइट, मतलब पहला रूल्स तो हमने फॉलो किया। अभी दूसरा रूल्स देखते हैं कि हमारा हेडलाइन सही है क्या। ठीक है, हेडलाइन सही है क्या, तो हेडलाइन कैसे देखनी है, कंट्रोल हेडलाइन मतलब ये जो ऊपर वाला दिखता है उसको H1 टैग को ही हेडलाइन बोलते हैं। तो ये 30 to 50 कैरेक्टर में है क्या, तो यस। तो वो कैसे चेक करना है, कैरेक्टर काउंटिंग में, कैसे जाएंगे, कैरेक्टर काउंटिंग में जाएंगे और वहां पे चेक करेंगे। इसको कैरेक्टर काउंटिंग बोलेंगे या कैरेक्टर काउंटिंग बोलेंगे, आपको जो बोलना है बोलो। ऑनलाइन कैरेक्टर काउंटिंग भी है, वर्ड काउंटिंग भी है, बहुत सारी चीजें आपको जहाँ पे चेक चेक करना है वहां पे चेक कर सकते हैं। मैं अभी बात कर रहा हूँ हेडलाइन, हेडलाइन जो दिखाई देता है उसको हेडलाइन बोलते हैं। इसकी लेंथ कितनी है बोलो, कितना है, 32 कैरेक्टर, 30 to 50 में है तो है, बराबर है। ये हो गया उनका हेडलाइन। अभी मुझे टाइटल डालना है, कंट्रोल यू करेंगे तो टाइटल आपको दिखाई देता है, कंट्रोल यू करेंगे तो आपको टाइटल दिखाई देगा। हमारे वेबसाइट के अंदर डाला है क्या टाइटल,
चेक करेंगे, यहाँ पे देखो टाइटल है टाइटल। ये टाइटल की लेंथ होती है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे प्लस बिजनेस, मतलब जो लोग सबसे ज्यादा सर्च करते हैं कीवर्ड और उसका, तो ये हमारा है। कंट्रोल सी करके यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे भी इसकी पिक्सल चेक करेंगे, कंट्रोल 50 कैरेक्टर तक है, यस, मतलब हमारा जो भी डाला हुआ था वो सही है, मतलब इस पेज का ऑन पेज एसईओ हुआ है। बस अभी अल्टेक चेक करना है। और दूसरा मैंने बोला था 30 टू, एक जो टाइटल होता है उसका 30 टू 50 कैरेक्टर होता है, लेकिन उसकी पिक्सल भी इंपॉर्टेंट होती है। तो पिक्सल चेक करने के लिए कौन सा टूल यूज करते हैं, टू द वेब। मतलब अभी जो गूगल ने हमें दो चीजें बताई थी, पहली चीज तो बताई थी लोडिंग टाइम 3 सेकंड के नीचे होने चाहिए, और उसका कैरेक्टर लिमिट कितनी होनी चाहिए, 30 टू 50 कैरेक्टर होनी चाहिए। ये दोनों चीजें उन्होंने फॉलो किया है, मतलब क्या हो गया, हमारा जो दो रूल्स गूगल ने दिया था, ये व्हाइट हैट एसईओ में जाएगा वेबसाइट, बराबर है, अरे बराबर है ना, यस बोलो। हाँ, यहाँ पे टाइटल, हमें क्या देखना है, टाइटल, इसकी पिक्सल कितनी होनी चाहिए, 250 पिक्सल से लेके 550 पिक्सल तक, 550 पिक्सल तक हेडलाइन की होनी चाहिए। मेटा डिस्क्रिप्शन की पिक्सल कितनी होनी चाहिए, 720 पिक्सल से लेके, सॉरी 550 पिक्सल से लेके 720 पिक्सल तक मेटा डिस्क्रिप्शन की पिक्सल होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन की, और मेटा डिस्क्रिप्शन की कितनी होनी चाहिए, 720 पिक्सल से लेके 1080 पिक्सल। आप लिख के ले सकते हैं, ये पिक्सल भी बहुत मैटर करती है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपको ये नहीं पढ़ाएंगे कि पिक्सल भी इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। दूसरा ये चीज, और जब भी आपको कोई भी कंटेंट रैंकिंग करना है, मान लो कि ये वेबसाइट रैंकिंग करना है या कोई ब्लॉग रैंकिंग करना है, तो उसका कैरेक्टर लिमिट कितनी होनी चाहिए, थर्ड क्या आपका रैंकिंग फैक्टर, पहला तो टाइटल होना चाहिए 30 टू 50, दूसरा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए 90 कैरेक्टर का, मेटा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए 157 टू 168 कैरेक्टर का, उसके बाद लोडिंग टाइम होना चाहिए 3 सेकंड के नीचे, और उसके बाद आपका जो ये कंटेंट लिखा हुआ है वेबसाइट के अंदर, तो ये इसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 800 कैरेक्टर होनी चाहिए, मिनिमम कितने, 800 कैरेक्टर। अगर ये 800 कैरेक्टर से लेस है तो आपकी वेबसाइट कभी भी रैंकिंग नहीं होगी। तो ये मोर देन 800 है क्या नहीं, तो ये चेक करने के लिए कंट्रोल ये करना पड़ेगा, उस कंट्रोल सी करना पड़ेगा, उसके बाद कंट्रोल सी में जाके यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो ये 800 प्लस कैरेक्टर है, मोर देन 2500 के ऊपर कंटेंट है, वर्ड कितने 3800 के ऊपर है, मतलब हमारा 800 के ऊपर है, तो ये वेबसाइट रैंकिंग होगी का, यस। क्या क्या रैंकिंग फैक्टर बताया, पहला तो टाइटल, डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन, तीन हो गए, चौथा क्या बोल रहा, लोडिंग टाइम, फिफ्थ क्या बोला, कंटेंट शुड बी यूनिक एंड मोर देन 800। यूनिक कंटेंट मतलब क्या, कि आपका कंटेंट जो भी है वो किसी से कॉपीड कंटेंट नहीं होना चाहिए। आपका कंटेंट कॉपीड है क्या नहीं, अभी मान लो कि मैं एक ब्लॉग लिखता हूँ, अभी आपका डेफिनेशन था, इट इज द प्रोसेस ऑफ रैंकिंग आवर वेबसाइट वेब पेजेस ब्लॉग्स ऑन सर्च इंजन रिजल्ट पेज। तो यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, गूगल पे डालना है ब्लॉगर, ब्लॉगर डाल दिया। जैसे ब्लॉगर डालता है यहाँ पे गूगल का ब्लॉग स्पॉट ओपन होता है, हमारा ऑलरेडी ब्लॉग क्रिएट किया हुआ है, बराबर है? कल के लेक्चर में हमने ब्लॉग देखा था, जिसका नहीं हुआ उनका मैं रिपीट करूंगा। यहाँ पे देखो, ब्यूटी पार्लर के रिगार्डिंग, डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग ब्लॉग है, उसको ओपन किया और इसको क्या करते हैं, पब्लिश करके यहाँ पे देखते हैं। अभी ये जो कंटेंट मैंने डाला हुआ है, बराबर है, इसके ऊपर मुझे कुछ तो नया ब्लॉग लिखना है। चलो हम क्या करते हैं, नया ब्लॉग लिखते हैं। नया ब्लॉग कैसे लिखना है, न्यू पोस्ट में जाना है और यहाँ पे जाके मुझे ब्लॉग लिखना है। मुझे किसके लिए लिखना है, टिप्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग के लिए, लेकिन मुझे तो कुछ आता नहीं, तो मैं फिर यहाँ पे टाइटल डाल दूंगा, टिप्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग। अभी आप कंटेंट कैसे लिखेंगे, तो आपको जो गूगल के रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हैं ना वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको गूगल ने बताया कि मोर देन 800 वर्ड अगर कंटेंट आप डालेंगे तो ही आपका वेबसाइट रैंकिंग होगा। तो आप क्या करेंगे, गूगल के ऊपर डालेंगे टिप्स फॉर, अभी मुझे तो डिजिटल, अगर मान लो कि किसी ने एक कंटेंट राइटर होता है, उसको मैंने बोला कि अंडर वाटर फोटोग्राफी के बारे में लिखो, मैंने बोला कि ग्राफिक डिजाइन, उसको तो डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज है, उसको फोटोग्राफी का थोड़ा नॉलेज है, तो वो भी गूगल का सहारा लेगी, बराबर ना। फोटोग्राफी इज द ग्रीक वर्ड, लेकिन जब आप गूगल की इंफॉर्मेशन कॉपी करके अगर आपके वेबसाइट के अंदर डालेंगे तो कभी भी आपकी वेबसाइट रैंकिंग नहीं होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है,
कुछ वर्ड ऐसे लिख सकते, गूगल का इंफॉर्मेशन ले सकते, लेकिन हमारे खुद की लैंग्वेज में लिखना पड़ता है तब जाके। नील पटेल बोलता है कि अगर आपको वेबसाइट रैंकिंग करना है तो कम से कम 10,000 प्लस रैंक आपको क्या करना पड़ेगा, कंटेंट लिखना पड़ेगा। नील पटेल का जितना भी ब्लॉग होता है ना, मिनिमम 10,000 का वर्ड का ब्लॉग होता है। जितने ज्यादा आप कंटेंट वर्ड लिखेंगे उसके अंदर, उतने ज्यादा कीवर्ड्स वहां पे आते हैं, और जितने ज्यादा कीवर्ड्स वहां पे होगा उतना ज्यादा ट्रैफिक आता है। समझ में आ गया बात कैसी है? तो टिप्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग ऐसे, या दूसरा आप क्या कर सकते हैं, चैट जीपीटी के ऊपर जा सकते हैं। चैट जीपीटी भी जब जाते हैं, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अभी डिजिटल मार्केटिंग करना बहुत ही सिंपल हो गया है, हम चैट जीपीटी का यूज करके कंटेंट लिख सकते हैं। लेकिन कंटेंट लिख चैट जीपीटी से अगर लिखा ना आपने, तो कंटेंट इज डिटेक्टेड फॉर मशीन कंटेंट, मशीन कंटेंट होता है, तो वो भी कंटेंट इजीली रैंकिंग नहीं होता। तो इसलिए कंटेंट इज द किंग ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट इज द हार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। जितना अच्छा आपका कंटेंट होगा, उतना आप एसईओ के चार्जेस दे सकते हैं। एक पेज लिखने के लिए हम कभी कभी 800 रुपए देते हैं एक कंटेंट राइटर को। तो टेक्निकल कंटेंट राइटर की बहुत डिमांड ज्यादा है। आगे जाके हम कंटेंट राइटिंग भी देखने वाले, तो उसमें बहुत सारे मेजरमेंट होते हैं, बहुत सारे कंटेंट कैसे लिखाया जाता है, उसको प्लॉटिंग कैसे करना है, हेडलाइन कैसे लिखना है, कीवर्ड मैपिंग, कीवर्ड डेंसिटी, कीवर्ड प्रोक्सिमिटी उसके अंदर कैसे डालनी है। जैसे जैसे आगे जाएगा आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी मैं चैट जीपीटी ओपन कर रहा हूँ और मुझे क्या लिखना है, ब्लॉग लिखना है। अभी कुछ भी इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ मैं, तो मुझे खुद को नहीं आएगी तो मैं गूगल के ऊपर सर्च करूंगा। लेकिन गूगल का इंफॉर्मेशन मेरे ब्लॉग में या मेरे वेबसाइट के अंदर डालेंगे तो गूगल का स्क्रॉलर स्क्रॉल करेगा, जैसे स्कैन करता है, तो स्कैन करते तो उनको पता चलता है कि ये कंटेंट कहाँ से लिया है। अगर उसको पता चलेगा तो वो क्या करेगा, ऑलरेडी इंटरनेट के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन, वही इन्फॉर्मेशन हमारे ब्लॉग में डाल रहे हैं, तो गूगल को वो स्टोर करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको जो भी इंफॉर्मेशन बोला, आपको ऑलरेडी जो इंफॉर्मेशन पता है, वही इंफॉर्मेशन अगर मैं बात फिर से दे रहा हूँ, तो आपके नॉलेज में कोई बढ़ावत होने के लिए कुछ भी नहीं होने वाली। आपको कोई इंप्रूवमेंट मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। आपको जो नॉलेज है ही नहीं उसके बारे में अगर मैं बताया तो आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो वैसे ही गूगल के पास ऑलरेडी किसी ने तो ब्लॉग लिखा हुआ है, वही कॉपी करके अगर फिर से हम गूगल में डालेंगे तो गूगल क्या करेगा, उसको स्क्रॉल करेगा, और अगर वो ऑलरेडी सर्वर में स्टोर है तो वो क्या करेगा, वहां पे नहीं डालेगा। इसलिए हमें कंटेंट इंफॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर है, लेकिन अलग फॉर्मेट में स्टोर है, तो भी वो हमारे कॉपी करेगा और वहां पे स्टोर करेगा। तो ट्राई करना है कि हमारे खुद के लैंग्वेज में होना चाहिए। अभी मैं यहाँ पे आपको चैट जीपीटी में लिख के दिखाता हूँ और वही कॉपी करके दिखाता हूँ। या मैं क्या करता हूँ, टिप्स फॉर गूगल, टिप्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग एंटर किया, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ गई। मतलब अभी साइमल्टेनियसली दो कामें होगी, साइमल्टेनियस दो थिंग्स मैं कर रहा हूँ। कौन सी चीजें होगी, पहले तो क्या होगा आपका, हाँ फील्ड, हाँ, बराबर है। मैं वो आगे वाके वही टॉपिक बताने वाला हूँ। एक बार चेक, ये मैंने कंटेंट डाल दिया। ये मोर देन 800 वर्ड का है क्या, अगर ये है तो रैंकिंग होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। और दूसरा उन्होंने बोला था कि हेडलाइन चाहिए, तो हेडलाइन यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे गूगल ने और एक टॉपिक बताया था कि H1 to H6 टैग भी आपके वेबसाइट के अंदर या पेज के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वही हेडलाइन कॉपी करता हूँ और ये हेडलाइन यहाँ पे ये देता हूँ। तो ये हेडलाइन भी 30 to 50 कैरेक्टर में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो हेडलाइन डाली है वो बराबर है क्या, नहीं है। तो वो हेडलाइन कैसी होती है, यहाँ पे पैराग्राफ में यहाँ पे मेजर हेडलाइन करना पड़ेगा। आ गया, अभी ये H1 टैग है। एक वेबसाइट के अंदर या एक पेज के अंदर H1 टैग एक ही बार यूज कर सकते हैं। और ये सब हेडिंग है, यहाँ पे देखो, नो यूर ऑडियंस, ये सब हेडिंग है। तो सब हेडिंग कितनी बार दे सकते हैं आप, अनलिमिटेड टाइम। तो उसको, ये पैराग्राफ है उसको सब हेडिंग करना है, तो आपको हेडिंग में जाना पड़ेगा। ये उनका क्या हो गया, सब हेडिंग। तो ये भी सब हेडिंग है। H2 टैग कितनी बार भी आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। नॉर्मल सब हेडिंग, सॉरी, ये हेडिंग है ये। इसको कितनी बार भी दे सकते हैं, जितने जितने ये पॉइंट है उसको सब हेडिंग में करना पड़ेगा। तब जाके गूगल के जो स्क्रॉलर है उनको इजीली समझ में आता है कि इसमें हेडिंग कौन सी है, सब हेडिंग कौन सी। अगर आपको कोई भी कंटेंट इटैलिक करना है,
मतलब मान लो कि यहाँ पे कॉपी कर दिया मैंने इसको, और इटैलिक मतलब थोड़ा सा टेढ़ा करना है, तो यहाँ पे जाके आप इटैलिक कर सकते हैं। ये H3 टैग है। ये कौन सा टैग है? H3। और यहाँ पे ये जो कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से आगे, तो ये कौन सा है? नॉर्मल है। मतलब H4 से लेके H6 तक का वो कंटेंट है। तो आपकी वेबसाइट के अंदर कितने टैग्स होते हैं? टोटल 6 टैग होते हैं। H1 टू H6 टैग। सबसे इंपॉर्टेंट टैग होता है H1 टैग। H1 टैग एक ही बार एक पेज के अंदर होता है, वेबसाइट के अंदर नहीं, एक पेज के अंदर एक होता है। अलग अलग पेज के ऊपर अलग अलग H1 टैग होगा। एक पेज के अंदर एक ही H1 टैग होता है। H2 टैग मल्टीपल हो सकते हैं, H3 टैग भी मल्टीपल हो सकते हैं। H4 से लेके H6 तक का आप कौन सा भी फॉर्मेट एक यूज कर सकते हैं। पैराग्राफ लिखने के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं? तो H4 से लेके H6 का कौन सा भी टैग आप यूज कर सकते हैं। पहला अभी समझ में आ गया, टाइटल देना जरूरी है, डिस्क्रिप्शन देना जरूरी है, मेटा डिस्क्रिप्शन देना जरूरी है, लोडिंग टाइम 3 सेकंड के नीचे होना चाहिए, और H1 से लेके H6 टैग देना जरूरी होता है। और अभी लास्ट का होता है अल्ट टैग। अल्ट टैग मतलब किसको दिया जाता है? इमेज को नाम दिया जाता है। तो अगर मान लो कि आपने कोई एक इमेज लिया है, इसके अंदर कोई भी एक इमेज सिलेक्ट करते हैं हम, यहाँ पे एंटर करके एक इमेज डालते हैं, यहाँ पे इंसर्ट इमेज में जाएंगे, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर करेंगे। अगर ये इमेज में यहाँ पे डाल रहा हो, तो उसको कुछ तो नाम देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दो टाइप के स्क्रॉलर आपके वेबसाइट के अंदर आने वाले हैं। कौन से स्क्रॉलर आने वाले हैं? दो। एक तो HTML और एक पिक्सल वाला। अभी मान लो कि यहाँ पे HTML वाला आ गया, तो इसको ये समझ में आता है, नो योर ऑडियंस, टिप्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग। अगर पिक्सल वाला आया तो इसको समझ में आएगा क्या? इसको इमेज में कन्वर्ट करेगा। अभी मेरे यहाँ पे अगर पिक्सल वाला यहाँ पे HTML वाला आता है, तो ये इमेज किसकी है उनको समझ में नहीं आएगा, इसलिए उसको नाम देना पड़ता है, या फिर जो भी नाम होगा वो देना पड़ता है। किसके लिए इमेज देनी है? डिजिटल मार्केटिंग इमेज। अभी मैं गलत दे रहा हूँ, लेकिन आप समझ के ले लो। और ये किसके लिए रैंकिंग करना है? बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए। कीवर्ड जो भी होता है ना, वो नीचे लिखना है। और यहाँ पे स्मॉल चाहिए, मीडियम चाहिए इमेज, तो आपके हिसाब से अपडेट करो। तो अल्ट टैग इसको बोलते हैं। अल्ट टैग देना किसी को भी आएगा, बहुत सिंपल है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन इसको बोलते हैं। इमेज ऑप्टिमाइजेशन मतलब क्या होता है? आपकी इमेज को, जो साइज होती है इमेज की, वो बहुत कंप्रेस करनी पड़ती है। बराबर है ना? इमेज को कंप्रेस करना है, तो इमेज को कंप्रेस करने के लिए, अगर मान लो कि एक मेरी वेबसाइट के अंदर एक इमेज है, बराबर है, यहाँ पे इमेज है, ये भी इमेज डालने के बाद अगर ये हाई क्वालिटी की इमेज है, हाई क्वालिटी मतलब बहुत पिक्सल उसकी ज्यादा है, तो क्या होगा? अगर उसके पिक्सल ज्यादा है तो क्या होगा? लोडिंग टाइम बढ़ेगा। लोडिंग टाइम बढ़ेगा तो फिर रैंकिंग नहीं होगा। तो हमें क्या करना है? टाइनी PNG नाम का क्या करना है? टाइनी PNG नाम का एक टूल है, उसको ओपन करना है और उससे इमेज कंप्रेस करना है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन मतलब क्या होता है? इमेज की साइज क्या करना है, यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे लॉगिन करना पड़ता है, और लॉगिन करके आप ये कंप्रेस कर सकते हैं। या दूसरा एक टूल है इमेज कंप्रेसर। नहीं, क्वालिटी खराब नहीं होता, बस उसके पिक्सल कम होते हैं, क्वालिटी कुछ भी खराब नहीं होती। जब आप किसी भी वेबसाइट के अंदर आप ये डाल रहे हैं, तो मतलब मान लो कि एक फॉर्म भरना है, तो यहाँ पे इमेज आप क्या कर सकते हैं? अभी ये मान लो कि ये वेबसाइट की इमेज थी मेरे, अब उसकी साइज देखो, ओरिजिनल साइज क्या थी, और अभी इसकी साइज कितनी हो गई, कितना कम हो गया? 78% हल्का हो गया। पहले कितने केबी में था, और अभी कितना होगा? मान लो कि 100 केबी का है, तो वो कितना हो गया? सिर्फ 23 केबी। बराबर ना? 78% से रिड्यूस हो गए। तो फिर यहाँ पे डाउनलोड करना है, और फिर वेबसाइट के अंदर डालना है। आप देखो वेबसाइट कितनी भागेगी, कितनी जल्दी ओपन होगी। तो इमेज कंप्रेस करके वहां पे उनको नाम भी देना होता है, उसको बोलते हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन। अल्ट टैग हम देते हैं। समझ में आ गया सब लोगों को? यस और नो? इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी हो गया, नाम भी देना आ गया, ये दिया टिप्स फॉर डिजिटल, इसको H1 टैग बोलेंगे।
समझ, इसको क्या बोलेंगे, हेडलाइन या H1 टैग। अभी हमें टाइटल और डिस्क्रिप्शन देना है। इतना करने के बाद हमारा वेबसाइट रैंकिंग होगा क्या, ये ब्लॉग रैंकिंग होगा क्या? तो उसको रैंकिंग करने के लिए मेथड है, हमें क्या करना पड़ेगा, उसके क्रेडेंशियल लगेंगे और उसमें टाइटल और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। हा, आतमध्ये आणा ना, चांगलं आहे, दोन्ही पण आणलेत का? अभी मैंने पब्लिश कर दिया कंटेंट, क्या किया, दोनों भी कंटेंट की पब्लिश किया। अभी मुझे इसको टाइटल देना है, टाइटल कहाँ पे देते हैं, हेडर सेक्शन में। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, लेआउट में जाना पड़ेगा, दिख रहा है लेआउट, वहां पे उसका हेडर सेक्शन होता है, और यहाँ पे आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन दिख रहा है। हेडर सेक्शन में आपको डालना, कलर कौन सा है, ओपन करा है, दोन्ही पण आणले ना, द्यायचे होते त्यांना। देखो यहाँ पे ब्लॉग टाइटल आया, लेकिन हमने रूल्स एंड रेगुलेशन में देखा था कि यहाँ पे बिजनेस का भी नाम होना चाहिए और 30 to 50 पिक्सल में होना चाहिए। तो यहाँ पे NMD PPT LTD, या जो ब्लॉग का नाम है वो इसके अंदर XYZ जो भी होगा, NMD डिजिटल मार्केटिंग थॉट्स ये इसके अंदर होना चाहिए, या NMD जो भी नाम होगा वो। अभी यहाँ पे ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है क्या, नहीं, अगर ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन मत खोलो बस, ओके ओके चेक। कोणीतरी येतो, ठीक आहे, चेक करायचं, मी सगळं चेक करून बघतो, काय प्रॉब्लेम नाही त्याला, चार्जर हो, मी करतो थोड़ा, ठीक है। अभी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो यहाँ पे क्या करना है, NMD मार्केटिंग थॉट्स इज इंडियाज नंबर 1 ब्लॉग वेयर यू विल गेट ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, ऐसा 90 कैरेक्टर का डालना पड़ेगा। उसकी पिक्सल भी कितनी होनी चाहिए, जो भी मैंने पिक्सल अभी बताया था 720, कितना बोला था, 550 से लेके 720 पिक्सल तक डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। अगर वो आपने डाल दिया तो ही आपका ब्लॉग रैंकिंग होगा। और दूसरा, पहले तो हमें क्या करना है, अभी जो इंफॉर्मेशन डाली हुई वो गूगल के स्क्रॉलर ने स्क्रॉल की है कि नहीं वो भी चेक करना पड़ेगा। दूसरा, ये जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम डाल रहे हैं, पोस्ट किया है, ये ये जो रियल इंफॉर्मेशन है क्या नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल ये करना पड़ेगा। क्या किया मैंने, सारी इंफॉर्मेशन को स्क्रॉल किया। दूसरा आपको बताता हूँ, टिप्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग का एक इंफॉर्मेशन लिया, और ये इंफॉर्मेशन अगर हमारे ब्लॉग में हमने डाल दी, कौन सी इंफॉर्मेशन, एक ब्लॉग है इसेंशियल डिजिटल मार्केटिंग टिप्स, ये अगर हमने ब्लॉग क्या किया, वेबसाइट के अंदर डाल दिया, कौन से वेबसाइट के अंदर, हमारे खुद के वेबसाइट के अंदर, कंट्रोल C करके हमने वो वेबसाइट के अंदर डाल दिया ब्लॉग, तो हमारा वेबसाइट रैंकिंग होगा क्या, नहीं होगा, बताओ। हम्म, क्यों नहीं होगा, मैं क्या करता हूँ, कॉपी करके ये निकाल देता हूँ, एंटर करके अभी जो कॉपी किया है वो कंटेंट यहाँ पे ऐड कर दे, ये रैंकिंग होगा क्या, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ऑलरेडी स्टोर्ड है और किसी ने दूसरे की वेबसाइट की मैंने डाल दिया, लेकिन मुझे तो लिखना नहीं आता, मुझे ये कंटेंट यूज करना है। अभी इसमें कितना परसेंट, अभी हम क्या करते हैं, प्रीव्यू देखते हैं, उसको सबमिट करते हैं, बराबर है ना, हमारा ब्लॉग कैसे दिखेगा, एक बार चेक करो, भले ही कंटेंट 800 के ऊपर होने दो, लेकिन अगर ये कॉपीड कंटेंट है ना, तो आपकी वेबसाइट कभी भी रैंकिंग नहीं होगी, होगी क्या, नहीं होगी। अभी हम ये कॉपी करके एक, ये कॉपीड कंटेंट है या नहीं वो कैसे चेक करेंगे, हम यहाँ पे गूगल के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे डुप्ली चेकर टूल यूज करेंगे, कौन से चेक करेंगे, डुप्ली, कौन सा टूल यूज करेंगे, डुप्ली चेकर टूल यूज करेंगे। यहाँ पे प्लेगरिज्म चेकर भी एक दूसरा टूल है, उसके ऊपर ओपन करेंगे और यहाँ पे डालेंगे डुप्ली चेकर। अभी ये कंटेंट कहाँ से कॉपी किया है और ये 100% यूनिक है या नहीं, मैंने रैंकिंग करने के लिए 100% यूनिक कंटेंट होना चाहिए। तो देखो,
यहाँ पे चेक प्लेगरिज्म के ऊपर क्लिक करना है, स्क्रॉलिंग हो रहा है, इंडेक्सिंग होगा, आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे चेक प्लेगरिज्म के ऊपर क्लिक करना है। आ गया? यूआरएल डाल के भी हम चेक कर सकते थे। अगर डायरेक्ट कॉपी करने से अच्छा है कि क्या करो, यूआरएल कॉपी करके यहाँ पे डाल सकते हैं। टोटल कंटेंट कितना है? अप टू द 225,000 वर्ड है। हमारा 800 के ऊपर होना चाहिए था। स्क्रॉल नहीं हो रहा है। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है, मल्टीपल अलग अलग टूल हमें यूज करना है हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से। नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है कि ऑनलाइन वाले? ये इधर का कंटेंट अभी से स्कैन हो रहा है, जो पहले वाला किया था ना हमने यूज, वो यहाँ पे थोड़ा देखो, प्लेगरिज्म 33% दिख रहा है क्या? थोड़ा ओपन होने के लिए टाइम लगता है। ये स्कैन हो रहा है टोटल हमारा कंटेंट। तो कौन से वेबसाइट से कंटेंट लिया है ये भी गूगल को समझ में आता है। ये स्कैन होने के लिए 100% होने देना है, उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये जो कंटेंट है वो कितना परसेंट हमारा यूनिक है और कितना परसेंट डुप्लीकेट है, ये यहाँ पे दिखाई देता है। अगर ऐसा कंटेंट है तो आपकी वेबसाइट लाइफ में कभी भी रैंकिंग में होगी। ते बसलाय बसलाय तो मोबाईलचा आहे. हे दिवशी लावलं होतं. हे बस. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे स्कैन हो रहा है, 100% स्कैनिंग पूरा हो गया है। कौन सा टूल देखा? पहला तो हमने टू द वेब देखा, किसके लिए होता है? पिक्सल चेक करने के लिए। कैरेक्टर लिमिट देखना है, कैरेक्टर काउंट करना है, कंटेंट को काउंट करना है, तो कौन सा टूल देखा? कैरेक्टर काउंटिंग। टाइट बराबर है। उसके बाद अगर हमें पिंगडम देखा, वेबसाइट का स्पीड चेक करने के लिए, लोडिंग टाइम कितना है वो चेक करने के लिए पिंगडम के। तीसरा जो चीज है, तीसरा हो गया। फोर्थ चीज क्या देखा हमने? अगर कोई भी वेबसाइट का कंटेंट क्या है, यूनिक है या डुप्लीकेट है, वो चेक करने के लिए डुप्ली चेकर हमने देखा। तो यहाँ पे आ गया 70% जो चीज है वो प्लेगरिज्म है। प्लेगरिज्म मतलब वो यूनिक सिर्फ 26% वहां पे फाइंड आउट हुआ, बाकी का 78% कॉपी कंटेंट मिला। और वो कहाँ से कॉपी किया है ये भी हमें समझ में आ गया। समझ में आ गया सब लोगों को? तो यहाँ पे सिर्फ देखना है ये कॉपी कंटेंट है, तो ये कंटेंट यहाँ पे डाल के कभी भी रैंकिंग होगा क्या? नहीं होगा। किया हमने प्लेगरिज्म, सब लोगों को समझ में आ गया। यहाँ पे नीचे रिजल्ट आता है, नंबर ऑफ वर्ड कितने थे, नीचे रिजल्ट आता है। सब लोगों को मैं दिखाता हूँ, चेक करो प्लेगरिज्म कौन सा है। हेलो, हाँ बोलो ना। बरं ठीक आहे, मी तिकडल्या ऑफिसला कॉल करून सांगतो, 15 मिनिटात कॉल करतो. अभी देखो इतना कंटेंट है, कहाँ से लिखा है? एम एस मुस्तारिफ
पोस्ट के यहाँ से लिखा है, 25% कहाँ से लिखा हुआ है, सब कुछ आपको समझ में आ गया। यहाँ पे गूगल इतना तेज है, सबसे तेज, आज तक से भी ज्यादा तेज है, 12 मिनट में 13 खबरें देता है। आज तक कितना देता है, आपको क्या करना है, कितना भी देने हो, आपको समझ में आ गया, सिर्फ प्लेगरिज्म कैसे चेक करना है। अभी ये जो कंटेंट और सेम कंटेंट है, बराबर है ना, उसको मैं यूनिक कर सकता हूँ। ये कंटेंट आप यूज कर सकते हैं, मतलब जैसे कि एक सेंटेंस आपको लिखा, अ ब्यूटी, गूगल के ऊपर से आपने एक सेंटेंस लिया, अ ब्यूटीफुल गर्ल हैविंग ब्यूटीफुल फेस एंड गोइंग टू एनएमडी क्लास। क्या लिखा, अ ब्यूटीफुल गर्ल हैविंग ब्यूटीफुल फेस एंड गोइंग टू एनएमडी क्लास। अभी इस सेंटेंस को आपको आपके तरीके से चेंज करना है, उसमें आपको प्लेगरिज्म नजर नहीं आना चाहिए। तो आप कैसे लिखेंगे, अ चार्मिंग गर्ल हैविंग अट्रैक्टिव फेस एंड गोइंग टू एनएमडी इंस्टीट्यूट, क्लासेस की जगह पे इंस्टीट्यूट किया, मतलब आपने क्या, सिर्फ सिमिलर वर्ड को चेंज किया। तो गूगल को सब कभी समझ में आएगा क्या, ये ऑलरेडी गूगल के ऊपर वो कंटेंट था, अ ब्यूटीफुल गर्ल हैविंग ब्यूटीफुल फेस एंड गोइंग टू एनएमडी क्लासेस, लेकिन इसी सेंटेंस को हमने अलग तरीके से चेंज किया, तो हमारा कंटेंट यूनिक हुआ। तो वो यूनिक करने के लिए हमें क्या यूज करना है, दूसरा एक टूल यूज करना है, टर्बो आर्टिकल स्पिनर। कौन सा टूल यूज करना है, टर्बो आर्टिकल स्पिनर। ये अगर आप, ये SEO टूल है, ये अगर कंटेंट राइटर के लिए यूज किया जाता है, कोई भी कंटेंट होने दो, कहाँ पे भी, जो वेबसाइट एक नंबर पर रैंकिंग हो रहा है ना, उसको क्या करना है, कॉपी करना है जैसे कि वैसा, और यहाँ पे टर्बो आर्टिकल स्पिनर में आके डाल देना है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये कंटेंट जो कॉपी किया था वो सेम क्या करता है, यहाँ पे देखो, डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस इनेबल योर बिजनेस टू मेक बेटर डिसीजन, बराबर है, दो ऊपर लेके जाता हूँ, और यहाँ पे क्या है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग इन प्री इंटरनेट डेज, बिजनेस कुड प्रमोट देमसेल्व्स। ये पहला ही सेंटेंस सिर्फ याद रखो, मैं इसको स्पिन करके दिखाता हूँ आपको कैसे स्पिन हो जाता है। ये भी क्या करेंगे, यहाँ पे कैप्चा डालना है, W33 कैपिटल में T6 डाल दिया, और यहाँ पे स्पिन करना है, तो उसकी मीनिंग ही चेंज हो जाएगी। ये आर्टिकल जो था ना उसका, वाओ, डॉक्यूमेंट इज सक्सेस, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, प्री इंटरनेट डेज कंपनीज, क्या पहले क्या था, पहले अलग सेंटेंस था, अभी क्या है, अलग है। समझ में आ गया क्या, मीनिंग कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अभी दूसरा, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया ना, यहाँ पे, यहाँ पे ब्यूटीफुल, हाँ, अभी इसको मैं स्पिन करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे कैप्चा डालना है, क्या था, T कैपिटल L X H A, और यहाँ पे स्पिन करना, हो गया। गर्ल की जगह पे क्या आ गया, लेडी, अ ब्यूटीफुल लेडी हैविंग लवली फेस गोइंग टू एनएमडी क्लासेस, मतलब कुछ भी मीनिंग चेंज नहीं हुआ, मीनिंग तो सेम ही रह गया, बस गर्ल की जगह पे लेडी आ गया, और ब्यूटीफुल की जगह पे लवली आ गया, हमारा काम हो गया। तो ऐसा कंटेंट डाल के अगर आप हमारे आर्टिकल में डालेंगे, या ब्लॉग में डालेंगे, वेबसाइट के अंदर डालेंगे, तो आपको रैंकिंग होने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्या, प्रॉब्लम, कुछ भी किसी को प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसी तरीके से हमें क्या करना है, वेबसाइट के अंदर कंटेंट डालना पड़ता है। सब लोगों को किसी को अगर कुछ डाउट्स है तो अभी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐसे आर्टिकल आपको लिखना है और उसको रैंकिंग करना है।
गौरी, आपको कुछ क्वेश्चन है क्या? अभी मुझे इसका ऑन पेज एसईओ हुआ है क्या नहीं हुआ, वो चेक करना है। कैसे करेंगे? ओके, थैंक यू। अगर कुछ भी डाउट्स है तो आप पूछ। अभी मुझे इसका, हमारे वेबसाइट का, कोई भी वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ हुआ है कि नहीं। आज हमने कौन से रैंकिंग फैक्टर देखा? टाइटल, डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, अल्ट टैग और H1 to H6 टैग, और अल्ट टैग कैसा देना है वो भी देखा। और दूसरा के कंटेंट राइटिंग का देखा हमने। कंटेंट राइटिंग में आपका जो भी कंटेंट है मोर देन 800 वर्ड होना चाहिए। 7 रैंकिंग फैक्टर हो गया। और कंटेंट को डुप्ली चेकर एक टूल देखा। अभी एनएमडी का एक पेज आप कौन सा भी ले लो और डुप्ली चेकर में मुझे बता दो कि वो यूनिक है या कौन सा है। आपको सिर्फ वहां पे चेक करना है कहाँ से, कौन से वेबसाइट से डिटेक्शन है क्या नहीं। हम मुझे उसका ऑन पेज हुआ है क्या नहीं किसी वेबसाइट का वो चेक करना है, तो आप कैसे चेक करेंगे? कौन सा टूल यूज करेंगे? ओ रैंक ऑन पेज हुआ है क्या नहीं, कौन सा? ओ रैंक जाएंगे, एंटर करें। यहाँ पे वेबसाइट ओपन करेंगे, ओ रैंक से आपको पता चलेगा। बराबर है। लॉगिन करने के बाद, लॉगिन भी करने की जरूरत नहीं है आपको। क्या बोल रहा हूँ मैं? लॉगिन भी करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाना है और यहाँ पे एंटर करना है। नहीं, ये ब्यूटीफुल फेस वाला ही होगा। जो वेबसाइट है ना, रैंकिंग हुआ है क्या नहीं, कौन सी वेबसाइट लेंगे? एनएमडी की वेबसाइट लेंगे। ठीक है। यहाँ पे डालेंगे वेबसाइट, कंट्रोल वी, और यहाँ पे चेक माय वेबसाइट स्कोर देंगे। और यहाँ पे हमें टाइटल और डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा स्कैन हो। अभी हमें पूरा वेबसाइट का ऑन पेज ऑफ पेज दोनों भी देखना है, मतलब ऑन पेज सारे फैक्टर देखने हैं। अभी H1 डाला है क्या? अभी आपको मैंने ये वेबसाइट बोल ओपन कर दिया, इसमें से कौन सा भी, इसमें से H1 टैग कौन सा है और H2 टैग, बुक का ही ओपन करते हैं। तो इसमें से H1 टैग कौन सा है, H3 टैग कौन सा है, इटैलिक कौन सा है, ये आपको समझ में आएगा क्या? नहीं समझ में आएगा ना? कैसे समझ में आएगा? ये अबाउट अस कौन सा है? नहीं है। आपको कैसे पता चलेगा ये कौन सा है? विजन एंड एडमिशन, विजन। हाँ, आपको कभी कभी गलती भी हो सकती है ना। ये कौन सा है? ये कौन सा? H1 टैग तो एक ही होता है, आपको तो पता है। लेकिन H2 टैग मल्टीपल हो सकते हैं, H3 भी मल्टीपल हो सकते हैं। तो कौन सा टैग कौन सा, ये अगर नहीं समझ में आ गया तो फिर ये कौन सा टैग है? H3। कैसे? आप H2 भी हो सकता है, H3 भी हो सकता है। ये कौन सा टैग है? आप H2 भी हो सकता है। ये कौन सा टैग है? तो आपको वो चेक करना है, तो हमें क्या करना है, ये कौन सा टैग है? ये कौन सा टैग है? चलो अभी ये सिंपल पूछता है, ये कौन सा टैग है? ये ये कौन सा है? नहीं, ये H2 है। अभी हम देखेंगे चेक करके कि कैसे चेक करते हैं। तो अगर H1 टैग है या H2 टैग है, टाइटल डाला है कि नहीं, डिस्क्रिप्शन डाला है कि नहीं, H1 टैग टू H6 डाला है कि नहीं, टेक्निकल एरर है कि नहीं, पूरा अगर वेबसाइट का एसईओ चेक करना है। अभी आपने इसमें क्या देखा? सिर्फ ऑन पेज एसईओ देखा। ऑन पेज यहाँ पे देखा, ऑन पेज में कंटेंट, टाइटल और डिस्क्रिप्शन ही बस दिखाई देता है, उसका प्रीव्यू, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता। दूसरा है कौन सा? एसईओ एबिलिटी। कौन सा कंटेंट है? एसईओ एबिलिटी। एसईओ एबिलिटी में जाएंगे, एसईओ चेकर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरा स्कैन करेंगे।
और यहाँ पे हमें ऑन सब कुछ दिखाई देगा। कंट्रोल यू, एनालाइज वेबसाइट। दोनों भी समझ में आएगा। ऑफ पेज का इतना ज्यादा नहीं है। हो रहा है इंडेक्सिंग, स्क्रॉलिंग। अभी इंडेक्सिंग हो रहा है, स्क्रॉलिंग। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है? स्क्रॉलिंग। एंड क्लॉकवाइज जब घूमता है तो इंडेक्सिंग। देखो ऊपर उल्टा घूम रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है अभी भी। ये हो रहा है स्क्रॉलिंग, ढूंढ रहा है वो कंटेंट सर्वर में। जैसे ऊपर आएगा इंडेक्सिंग हो। बहुत सारे टैब ओपन किए मैंने। हो गया ओपन। देखो मेटा इंफॉर्मेशन, पेज क्वालिटी कितनी है, पेज स्ट्रक्चर कौन सा है, लिंक स्ट्रक्चर कौन सा है, सर्वर कितना है, एक्सटर्नल फैक्टर कितने हैं, क्या स्कोर है। यहाँ पे टेक्निकल एसईओ में इम्प्रूवमेंट पेज क्या है, रिमूव द एम्प्टी मतलब जो बोल्ड टैग है वो रिमूव करने के लिए बोल रहा है। टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, लेंथ क्या है, ये सब कुछ दिया हुआ है। अभी चेक करके पूरा दिया है। इन डिटेल में वहां पे दिया था क्या? नहीं। अभी यहाँ पे देखो हमारे कंटेंट की लेंथ कितनी है, पिक्सल कितने, नो प्रॉब्लम एसएस, वेबसाइट के अंदर कोई प्रॉब्लम है क्या, यूजर फ्रेंडली यूआरएल ओके क्या, उसको स्क्रॉल किया है क्या, कंटेंट ने स्क्रॉलर ने स्क्रॉल किया है कि नहीं, कैसे चेक करना है? यहाँ पे आके यहाँ पे चेक करना है। नीचे जाओ, डोमेन अथॉरिटी कितनी है, पेज में क्या प्रॉब्लम है क्या, ये सारी चीजें यहाँ पे। एरर क्या है ये बाद में बताऊंगा मैं, एरर। अभी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक अभी जो मैंने बोलने वाला था। अभी इस वेबसाइट को हमने क्या किया है, एक ब्लॉग बनाया है, उसके ऊपर अगर स्क्रॉलर ही नहीं आएगा तो हमारा रैंकिंग होगा क्या? वो रैंकिंग ही नहीं होगा, वो गूगल के ऊपर दिखाई नहीं देगा। तो हमें क्या करना है, वो जो हमने ब्लॉग अभी लिखा था, ब्लॉग के ऊपर जाना है और वो क्या करना है, अलग अलग सर्च इंजिन जैसे होते हैं गूगल, याहू, इंटरनेट अर्चू, बैडो, एंडेक्स, डकडोगो, उन लोगों को क्या करना है, सबमिट करना है। तो यहाँ पे क्लिक करना है, अपडेट के ऊपर जाएंगे। बराबर है ना? कैसे कॉपी करते लिंक, आपको समझ में आएगा क्या? नहीं आया समझ? यहाँ पे शेयर में जाना है, कॉपी लिंक, और यहाँ पे क्या करना है, फ्री सबमिशन साइट डालना है, फ्री। एंटर करो। क्या डाला मैंने? फ्री वेबसाइट सबमिशन साइट, ऐसा डालना है। और अभी हम क्या करेंगे, गूगल के जितने सारे स्क्रॉलर, कितने सारे सर्च इंजिन है इंडिया में, पूरे विश्व में, इतने सारे, आर्चिव, बिंग, इंडेक्स, पॉइंट, एर्स, वेबिंग, एक्सट्रैक्ट, लिंक सेंटर, ये सारे इतने सारे सर्च इंजिन है। मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रैफिक ही लेके आना है, कौन से भी सर्च इंजिन का है तो कोई प्रॉब्लम है। यहाँ पे नाम डालेंगे एनएमडी ब्लॉग। और अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो ब्लॉग है वो सारे सर्च इंजिन के ऊपर भेज देंगे, सबमिट करेंगे साइट। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन मैंने फॉलो नहीं किया, एरर आ गया। टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करना बच गया मैं। यू मस्ट एग्री टर्म्स एंड कंडीशन। इतने सारे सर्च इंजिन है, यहाँ पे हमें लिंक डालना है ब्लॉग की। और दूसरा क्या है, नाम देना है, जो भी ब्लॉग का नाम होगा वो, या कोई भी डमी नेम भी दे सकते हैं।
उसके बाद एक ईमेल आईडी सिलेक्ट करना है और ये टर्म्स एंड कंडीशन सिलेक्ट करना है और साइट को सबमिट करना है। तो अभी ये क्लोज बॉक्स करेंगे, कॉन्ट्रैक्टिंग टू सर्च इंजन हो रहा है। अभी यहाँ पे हमारी वेबसाइट को इनवाइट किया। आप कैसे आपके शादी का कार्ड या बर्थडे का कार्ड इनवाइट करते हैं, वैसे हमने इतने सारे उनके साथ ये किया। बाकी क्लिक टू कंप्लीट हो गया सक्सेसफुली, उनको इनवाइट हो गया। एनॉक्स नाम का सर्च इंजन है, उसको भी इनवाइट हो गया। सारे सर्च इंजन को इनवाइट हो गया। मतलब ऐसे सबमिशन करना पड़ता है। अभी वहाँ पे हमारी वेबसाइट उनका, उनके सर्च इंजन का स्क्रॉलर हमारे वेबसाइट के ऊपर आएगा या ब्लॉग के ऊपर आएगा, वो स्क्रॉल करके जाए। तो आज के लेक्चर में हमने बहुत सारी चीजें देखी है, बहुत सारा रिपीटेशन भी किया, लेकिन आगे वाला भी 3-4 टॉपिक देखा। पहले तो डुप्ली चेकर, उसके बाद सर्च इंजन को कैसे कॉन्ट्रैक्ट करना है, मतलब हमारा जो ब्लॉग हो या वेबसाइट हो, गूगल के स्क्रॉलर को कैसे इनवाइट करना है, यहाँ से भी इनवाइट कर सकते हैं। और दूसरा इनविटेशन यहाँ से भी दे सकते हैं गूगल एनालिटिक्स से। आगे कल के लेक्चर में इसके आगे का देखें, ठीक है। किसी को डाउट है? ये लेक्चर हम यहाँ पे अपलोड करेंगे कहाँ पे?